हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज की मदद से लिरिकल बैलेट्स के जॉइंट पब्लिकेशन से इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च करने में मदद की। वर्ड्सवर्थ 1843 से until his death पोएट लॉरेट रहे। विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुकसन की 5 औलादों में से दूसरे थे। इनका जन्म 7 अप्रैल 1710 को कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड का एक रीजन है जिसे जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, में हुआ। विलियम की बहन डोरोथी, जो एक पोएट और डायरी लेखक थी, का जन्म आगामी साल में हुआ। दोनों को एक साथ बैप्टाइज यानी बपतिस्मा दी गई। इनके अलावे 3 भाई थे। रिचर्ड, जो सबसे बड़े थे और लॉयर बने। इसके बाद थे विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर हुई डोरोथी। डोरोथी के बाद हुए जॉन, जो समुद्र में गए थे, और शिप जिनके वो कैप्टन थे वो डूब गया और 1805 में उनकी मौत हो गई। और सबसे छोटे थे क्रिस्टोफर, जो चर्च में दाखिल हुए और ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर बने। वर्ड्सवर्थ के पिता काम को लेकर अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिसके कारण बच्चे उनसे क्लोज नहीं थे। जबकि उन्होंने विलियम को उनकी पढ़ाई में काफी इनकरेज किया। उन्हें मिल्टन, शेक्सपियर और स्पेंसर के वर्क्स को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विलियम भी अपनी पिता की लाइब्रेरी का यूज करते। वर्ड्सवर्थ ने अपनी माँ के पेरेंट्स के घर पर भी काफी समय बिताया, जहां वे मूर्स के संपर्क में थे, लेकिन अपने नाना नानी या मामा से नहीं मिलते। और इनके साथ एक विरोधी या प्रतिकूल इंटरेक्शन ने वर्ड्सवर्थ को इतना दुखी किया कि उन्होंने सुसाइड करने का विचार कर लिया था। वर्ड्सवर्थ को उनकी माँ ने पढ़ना सिखाया। इसके बाद वो पहले एक छोटी सी स्कूल में गए और फिर पेनरिथ के एक स्कूल में, जो अपर क्लास फैमिलीज के बच्चों के लिए थी, जहां इन्हें एन रिकेट के द्वारा पढ़ाया गया। वर्ड्सवर्थ को बाइबल और द स्पेक्टेटर, जो कि एक डेली पब्लिकेशन थी, पढ़ाई जाती थी। वर्ड्सवर्थ पेनरिथ में ही स्कूल में हचिनसंस और मैरी से मिले, जो बाद में उनकी वाइफ बनी। वर्ड्सवर्थ की मां के मरने पर उनके पिता ने उन्हें लंकाशायर के हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल में भेज दिया और डोरोथी को यॉर्कशायर में रिलेटिव्स के साथ रहने भेज दिया। और दोनों भाई बहन अगले 9 सालों तक एक दूसरे से नहीं मिले। वर्ड्सवर्थ ने एज अ राइटर अपनी शुरुआत 1787 में की, जब उन्होंने द यूरोपियन मैगजीन में एक सोनेट पब्लिश की, और उसी साल उन्होंने कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज जाना शुरू कर दिया। 1791 में उन्हें अपनी बीए डिग्री मिली और 1791 में वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस गए और रिपब्लिकन मूवमेंट से मोहित हो गए। वहां उन्हें एक फ्रेंच विमेन से प्यार भी हो गया, जिसका नाम एनेट वैलन था, जिन्होंने 1792 में वर्ड्सवर्थ की बेटी कैरोलिन को जन्म दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ब्रिटेन के फ्रांस से तनावपूर्ण रिलेशन ने उन्हें अकेले इंग्लैंड लौटने पर मजबूर कर दिया, जिन परिस्थितियों में वर्ड्सवर्थ वापस आए थे, और उनके बदलते व्यवहार ने एनेट से शादी की उनकी इच्छा पर सवाल उठाए। जबकि उन्होंने आगे जिंदगी में एनेट और अपनी बेटी को काफी सपोर्ट किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जब बहुत नरसंहार हो रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शत्रुता काफी बढ़ गई थी, तो वर्ड्सवर्थ एनेट और अपनी बेटी से कुछ सालों तक मिल नहीं पाए। और फिर 1802 में वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी कैलेस में एनेट और कैरोलिन से मिले, और इस विजिट का पर्पस था एनेट को इस बात के लिए तैयार करना
कि वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन से शादी करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने इट इज ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री नाम की एक सोनेट लिखी, जिसमें वो अपनी 9 साल की बेटी कैरोलिन के साथ समुद्र किनारे टहलने को याद करते हैं, जिसे उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। मैरी का मानना था कि वर्ड्सवर्थ को कैरोलिन के लिए और बहुत कुछ करना चाहिए, और तब कैरोलिन की शादी के बाद वर्ड्सवर्थ ने उसे 1816 से 1835 के बीच प्रति वर्ष कुछ पैसों का भुगतान किया। 1793 में वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स का फर्स्ट पब्लिकेशन अपनी कलेक्शंस एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में किया। 1795 में उन्हें रेज़ली कैलवर्ट से 900 पाउंड्स की पैतृक संपत्ति मिली और वो एज अ पोएट अपने करियर को परस्यू करने के लायक बने। 1795 में ही वर्ड्सवर्थ सॉमरसेट में सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिले और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। 1795 से 2 सालों के लिए डोरोथी और वर्ड्सवर्थ दोनों भाई बहन डॉर्सेट के रेसडाउन हाउस में रहे। 1797 में दोनों सॉमरसेट के एल्फॉक्सटन हाउस चले गए। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड्स प्रोड्यूस की, जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इस वॉल्यूम ने ना तो वर्ड्सवर्थ और ना ही कॉलरिज को एज अ ऑथर कोई नाम दिया। इस कलेक्शन में वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोएम्स टिंटर्न एबे और कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पब्लिश हुई। 1800 में इसका सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ, जिसमें ऑथर के रूप में सिर्फ वर्ड्सवर्थ का नाम था और पोएम्स के लिए प्रीफेस भी इंक्लूडेड थी। 1802 में इसे अगले एडिशन में काफी बढ़ाया गया और इसका प्रीफेस, जिसे कुछ स्कॉलर रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी का सेंट्रल वर्क मानते हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ ने नए तरीके के वर्स के एलिमेंट्स को डिस्कस किया, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज पर बेस्ड है और जिसमें 18th सेंचुरी के वर्स के पोएटिक डिक्शन को अवॉइड किया गया है। पोएट्री की फेमस डेफिनेशन कि इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इसी एडिशन में दी गई और लिरिकल बैलेड का 4th और फाइनल एडिशन 1805 में पब्लिश हुआ। 1795 से 1797 के बीच वर्ड्सवर्थ ने एक प्ले द बॉर्डरर्स लिखा, जो कि एक वर्स ट्रेजेडी है और इंग्लैंड के किंग हेनरी III के शासनकाल में सेट है। इस प्ले को वर्ड्सवर्थ ने 1842 में बहुत ज्यादा रिवीजन के बाद पब्लिश किया। 1798 के ऑटम में वर्ड्सवर्थ, डोरोथी और कॉलरिज जर्मनी की यात्रा पर गए और इसका असर ये हुआ कि वर्ड्सवर्थ को होम सिकनेस हो गई, यानी अ लॉन्गिंग टू रिटर्न होम। 1798 से 99 की कड़ाके की ठंड में वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ कैल्सर में रहे और एक्सट्रीम स्ट्रेस और लोनलीनेस यानी अकेलेपन के बावजूद उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क पर काम शुरू किया, जिसे आज द प्रीलूड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यहाँ कई फेमस पोएम्स भी लिखी, जिसमें द लूसी पोएम्स इंक्लूडेड है। 1799 में दोनों भाई बहन इंग्लैंड लौट गए और सॉकबर्न में हचिंसन फैमिली से मिले। जब कॉलरिज इंग्लैंड से वापस आए थे, जो वे अपने पब्लिशर जोसेफ कॉटल के साथ वर्ड्सवर्थ से मिलने और लेक डिस्ट्रिक्ट घूमने आए और इस कारण अब वर्ड्सवर्थ और डोरोथी डव कॉटेज ग्रासमेयर में, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में है, वहां सेटल हो गए, जहां पास में ही रॉबर्ट साउदी भी थे। और तब वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी को लेक पोएट्स के नाम से जाना जाने लगा। इस समय के दौरान वर्ड्सवर्थ की पोएम की थीम्स डेथ, इंड्योरेंस यानी सहनशीलता,
सेपरेशन और ग्रीफ हुआ करती थी। 1802 में जब विलियम लाउथर ने वर्ड्सवर्थ को 4000 पाउंड पे किए, जो इनके फादर ने वर्ड्सवर्थ के फादर से लिए थे, तो अब वर्ड्सवर्थ की हालत फाइनेंशियली अच्छी हो गई कि वे अब शादी कर सके। तो दोनों भाई बहन पहले एनेट से मैटर्स अरेंज करने गए और फिर वर्ड्सवर्थ ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मैरी हचिंसन से शादी और इनके 5 बच्चे हुए। अब अगर बात करें वर्ड्सवर्थ के ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स की, तो वर्ड्सवर्थ कई सालों से 3 पार्ट्स में एक लंबे फिलोसॉफिकल पोयम लिखना चाहते थे, जिसका नाम वो द रिक्लूज रखते। 1798 से 99 में उन्होंने द प्रीलूड को लिखना शुरू किया, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और जिसे उन्होंने पोयम टू कॉलरिज के नाम से बताया। और उनका ये प्लान था कि ये पोयम उनके लॉन्गर वर्क द रिक्लूज के लिए एज एन अपेंडिक्स यानी सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में काम करेगी। 1804 में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया कि ये अपेंडिक्स नहीं एक प्रोलॉग हो जाए, और उन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया, जिसे आज फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रीलूड इन 1805 के रूप में जाना जाता है। लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश करने से रिफ्यूज किया जब तक वो द रिक्लूज को कंप्लीट नहीं कर लेते। पर 1805 में उनके भाई जॉन की मृत्यु ने उन्हें काफी प्रभावित किया और इसने उनके इन वर्क से रिलेटेड डिसीजंस को भी शायद इन्फ्लुएंस किया। 1807 में वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स और ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पब्लिश की, और इस समय तक उन्हें सिर्फ लिरिकल बैलेड्स के लिए ही जाना जाता था। 1810 में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ अलग हो गए। मैंने कॉलरिज की लाइफ पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 1813 में वर्ड्सवर्थ और उनकी फैमिली, जिसमें डोरोथी भी शामिल है, एम्ब्लेसाइड के राइडल माउंट आ गए और वर्ड्सवर्थ ने अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बिताई। 1814 में वर्ड्सवर्थ ने उनके वर्क द रिक्लूज के सेकेंड पार्ट के रूप में द एक्सकर्जन को पब्लिश किया, जबकि उन्होंने इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट नहीं किया था और ना ही कभी किया। लेकिन उन्होंने एक पोएटिक प्रोस्पेक्टस यानी विवरण पुस्तिका जरूर लिखी थी, जिसमें उन्होंने पूरे वर्क का स्ट्रक्चर और इंटेंशन निर्देशित किया था। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि उनके वर्क का पतन मिड 1810 में शुरू हुआ, क्योंकि पहले के उनके वर्क्स की जो विशेषता थी, जैसे लॉस, डेथ, सेपरेशन इत्यादि, ये सब उनकी राइटिंग और लाइफ में रिजॉल्व हो चुके थे। 1820 तक वो सक्सेस को एंजॉय भी कर रहे थे। 1823 में वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड विलियम ग्रीन की डेथ पर उन्होंने कॉलरिज से अपने संबंध सुधारे और 1828 तक वे दोनों वापस एक हो गए। डोरोथी को 1829 में गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसने उसे बाकी की जिंदगी के लिए एक असमर्थ रोगी बना दिया। 1834 में कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब दोनों मर गए और इनका खोना वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1838 में वर्ड्सवर्थ को यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूरहम से सिविल लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री मिली। 1843 में रॉबर्ट साउदी की डेथ से इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया। 1847 में वर्ड्सवर्थ की बेटी डोरा, जो कि 42 साल की थी, इसकी डेथ से पोएट ने कोई भी नई कलाकृति लिखना छोड़ दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ रिडाल माउंट में घर पर प्लर्सी यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा ऑफ द लंग्स से 23 अप्रैल 1850 में हो गई और उन्हें संत ऑस्वाल्ड्स चर्च ग्रैम्सहेयर में दफनाया गया। उनकी विडो यानी विधवा मैरी ने उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम
पोएम टू कॉलरिज को द प्रीलूड के रूप में 1850 में ही पब्लिश किया, पर उस समय लोगों ने इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन इसे आज उनके मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फाउंडर्स में से एक और इसके सेंट्रल फिगर थे। उन्हें एक ऐसे पोएट के रूप में जाना जाता है जो प्रकृति से ह्यूमन रिलेशनशिप यानी प्रकृति से मानव संबंध को लेकर दिलचस्पी रखते थे और पोएट्री में कॉमन पीपल की भाषा शैली को यूज करने के बहुत बड़े समर्थक थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।